नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्गाकार और आयताकार जो आकृतियां थी उनके पृष्ठ तलों के हमने परिमाप ज्ञात करने सीखे थे। इसके साथ ही दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि वर्गाकार और आयताकार जो आकृतियां होती है उनके हम क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही हमने एक वीडियो में ये भी देखा था कि इन आकृतियों के बीच में जिस प्रकार के रास्ते बने हुए थे, जैसे मध्य में रास्ता है या लंबाई के समांतर रास्ता है या चौड़ाई के समांतर रास्ता है या बीचों बीच जो रास्ता है, तो उन रास्तों का हम क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके रीड से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो पिछले वीडियो के साथ ही हमारे जो रिट लेवल फर्स्ट के जो जितने भी सिलेबस में जो आपके चैप्टर दिए हुए थे वो सारे चैप्टर पूरे हो गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम जो ये सारी जो तैयारी करें अभी आधारभूत जानकारी के लिए ही कर रहे हैं। उसका अभ्यास हम जब आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम सारे अभ्यास प्रश्नों को लेंगे, जिसमें आपके कक्षा 3 से लेकर 8 तक के जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं आपके मैथ्स की, आरबीएसएस से रिलेटेड ही जो पुस्तकें, वैसे उसमें देखा जाए तो सीबीएसई की बुक्स में समान हो गई है, लेकिन हम दोनों को ही मिलाकर जो जितने भी प्रश्न अच्छे प्रश्न होंगे जो आपके कंपटीशन में आने लायक होंगे उन प्रश्नों को ही अपन लेंगे। तो उन सारी चीजों को शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो पाठ्यक्रम जो नया जो घोषित हुआ है उसमें एक नया चैप्टर और जोड़ा है आपके उसमें, वैदिक गणित। तो हम सबसे पहले चाहूंगा कि उस वैदिक गणित की जो बेसिक जानकारी है वो भी अपन एक बार कलेक्ट कर लें, उसको हम अच्छी तरह समझ लें ताकि जब अपन आगे अभ्यास कार्य करेंगे तब हम उसमें कहीं भी करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा नया जो चैप्टर जुड़ा है हमारे सिलेबस में वैदिक गणित, तो उसका हमें उसमें क्या क्या तो हमें सीखना है और कौन कौन सा जो पाठ्यक्रम में चीजें शामिल की गई है। तो देखिए आपको वैसे आपको याद होता है जो हमने जो पाठ्यक्रम विश्लेषण जो किया था, विषय वस्तु विश्लेषण किया था एक वीडियो में, तो उसमें मैं ये बताया था कि ये जो चैप्टर जो जोड़ा गया है वैदिक गणित, ये वैसे अब देखा जाए तो पहले तो ये कक्षा 6 से लगाकर 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में भी ये सारे इनके चैप्टर थे वैदिक गणित के। किसी में गुणा दिया हुआ था, भाग भी दिया हुआ था, वर्ग और वर्गमूल भी दिए हुए थे, घन और घनमूल भी दिए हुए थे। लेकिन अब जो है ये वैदिक गणित जो है वो सारी जो बड़ी जो क्लासें हैं 6 से लगाकर उन सब में से तो हटा दिया है। अब ये वैदिक गणित के जो चैप्टर जो बचे वो केवल बचे हुए हैं कक्षा 3 से लगाकर 5 तक की पुस्तकों में। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि कक्षा 3 से 5 में जो भी उसकी विषय वस्तु दी हुई है उस विषय वस्तु को अपन अच्छे से एक बार समझ ले ताकि आगे जब हम अभ्यास प्रश्न जो करेंगे उसमें को करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको देखिए पहले तो वैसे विश्लेषण में तो मैंने सारा बता ही दिया था कि इसमें क्या क्या हमारा पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो कक्षा 3 की जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, आरबीसी की जो पुस्तक है उसमें आप देखो सीबीएसई की जो कक्षा 3, 4 और 5 की जो पुस्तक है उसमें तो वैदिक गणित से संबंधित कुछ भी चैप्टर नहीं दिया हुआ है। हमारी आरबीसी की जो बुक्स अभी जो चल रही है उसमें जरूर ये वैदिक गणित के कुछ चैप्टर उसमें शामिल किए गए हैं। तो कक्षा 3 जो है उसमें तो बिल्कुल एक सामान्य से जानकारी दी है, जहां पर हमें केवल एक एकाधिकन क्या होता है एक तो वो हमें देखना है और इसके साथ में एक न्यूनियन क्या है, ये क्या होता है, बस ये दो चीजें बहुत ही बेसिक रूप से दी हुई है कक्षा 3 में। तो इन चीजों को अपन अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में कक्षा 4 जो है उस कक्षा 4 में जो है वो भी देखिए विशेष को ज्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं दिया हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर तो केवल एकाधिक और एक न्यूनन की ही हमको समझ बनानी है, और कक्षा 4 में जो है वहां पर हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमें ये समझना है कि एकाधिकेन पूर्वेन क्या होता है। ठीक है, इसमें जो चीज दी हुई वो नई ये जुड़ी हुई है कि एकाधिकन पूर्वेन क्या होता है, और साथ में हमें ये भी समझना है कि एक न्यूनन पूर्वेन क्या होता है। ये दो चीजें हमें कक्षा 4 के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम उसमें दी हुई है, उनके साथ ही इसमें वैदिक गणित से किस तरह से जोड़ना है और किस तरह से घटाना है ये भी इसमें दिया हुआ है। तो अपन आगे वीडियो में इसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद में रही बात कक्षा 5 में, तो कक्षा 5 में जो है वो आपके वैदिक गणित में अगर देखा जाए तो इनके अलावा ये जो एकाधिकन पूर्वेन है या एक न्यूनन पूर्वेन जो है इसका अभ्यास में उसमें दिया हुआ है थोड़ा सा। उसके साथ ही उसमें एकाधिकन पूर्वेन के द्वारा किस तरह से जोड़ना है वो इसमें दिया हुआ है। कक्षा 4 में तो जो है वो तो सिंपल से ही दिया हुआ है, लेकिन कक्षा 5 में जो है वहां पर आपको एकाधिकन पूर्वेन से घटाना किस तरह से है ये इसमें आपको नया सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ ही जो कक्षा 5 में जो मुख्य रूप से जो नई जो चीज दी हुई है वो ये दी हुई है कि निखिलम सूत्र से हमें गुणा कैसे करना है।
ठीक है। तो हमें ये भी चीज सीखनी बहुत जरूरी है। तो अपन देखिए बिल्कुल इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं करें। ना तो देखिए मैं अनावश्यक कहीं भी वीडियो को बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए जो साथी पहली बार जुड़े हैं तो वो शायद नहीं जानते, लेकिन जो साथी पहले से जुड़े हुए वो अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए हमारे इस चैनल के ऊपर आपको किसी भी आप वीडियो को उठा के देख लीजिए, किसी में भी न तो अनावश्यक आपको हाय हेलो दिखेगा, ना कोई अनावश्यक रूप से कहीं भी विषय वस्तु को बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, उतना मैं जरूर बोर्ड पे लाने की कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है कि वास्तव में कंपटीशन में आने के लिए बहुत जरूरी है, उसको सीखना बहुत जरूरी है, या उसको बोर्ड पे लाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अपन सारी चीजें तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें। आपको बहुत ही देखिए सरल भाषा में और अच्छे तरीके से मैं सारी चीजों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैदिक गणित की शुरुआत में सबसे पहले कक्षा 3 का जो चैप्टर जो दिया हुआ है एकाधिक, वहां से हम शुरू करते हैं कि ये एकाधिक क्या होता है। ठीक है, कि एकाधिक होता क्या है, चाहे एकाधिक कह दीजिए, एकाधिकेन कह दीजिए, एक ही चीज है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो देखिए नाम से स्पष्ट दिख रहा है हमको एक अधिक। देखिए दो शब्द इसमें बहुत सिंपल सा आपको दिख रहा है, एक और अधिक। एक और अधिक से मिलकर बना है एकाधिकेन। ठीक है, तो अब देखिए है क्या, सिंपल सा है। जैसे देखिए मैं आपके सामने एक संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखी है 4। ठीक है, इस 4 का एकाधिक क्या होगा, तो हमें सीधा सा दिख रहा है कि अगर हम 4 को 1 बढ़ा दें तो वो हो जाता है 5। तो 4 का जो एकाधिक है वो है 5। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल सी बात। अब देखिए वैदिक गणित में इस 4 को एकाधिक रूप में कैसे दर्शाते हैं, तो ये जो 4 जो लिखा हुआ है, इस 4 के ऊपर एक दशमलव का निशान बनाया जाता है। ठीक है, इस दशमलव के निशान का मतलब क्या है कि ये 4 जो है ये 4 न होकर 4 से एक अधिक है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या है, 5 है। ठीक है, ऐसा कैसा अपन समझे, अगर 6 लिखा हो और कहीं पर एकाधिक का निशान लगा हुआ हो तो इसका अर्थ क्या होगा, ये 6 न होकर क्या होगा, ये 6 से एक अधिक है, यानी ये क्या होगा, 7 होगा। यानी बहुत ही सिंपल से चीज दी हुई है कक्षा 3 में। अब उससे आगे समझे अपन, जैसे अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है अगर 10, ठीक है, और 10 के ऊपर अगर एकाधिक का निशान लगा हुआ है तो क्या होगा, वो 10 से एक अधिक है, वो हो जाएगा 11। ठीक है, यहां तक तो बात सिंपल है। अब देखिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं यहां पर ये लिखूं, जैसे लिखा हुआ है 12, ठीक है, और 12 का अगर मुझे एकाधिक करना है तो कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा, आप सीधा दिख रहे हैं आपको कि 12 में अगर एक जोड़ू तो ये हो जाएगा 13। अब देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यहीं तक आपको अगर समझाऊं तो शायद ये अच्छा नहीं रहेगा, फिर आप ये समझेंगे ये तो बिल्कुल रटने वाली प्रवृत्ति हो रही है। देखिए इस एकाधिक का मतलब सीधा ये नहीं है कि कहीं पर भी जैसे मैंने 12 लिखा है तो उसमें एक जोड़ना है, और वो एकाधिक का मतलब इतना ही है कि उसमें केवल एक जोड़ना है, ये कदापि नहीं, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है, जैसे यहाँ तो मैंने क्या लिखा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एकाधिक का जो निशान है वो किस पर लगा हुआ है, उस अंक को एक बढ़ाना है, न कि इस पूरी संख्या को हम एक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यही बताया ताकि आपको ये पहले समझ में आ जाए कि एकाधिक का मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखिए इसी संख्या को मैं आगे लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ तो क्या है, 12 लिखा हुआ है, और अगर ये एकाधिक का निशान 2 की बजाय अगर 1 पर लगा हुआ आपको मिल जाए तो देखिए कहीं ऐसा ना करें कि जल्दबाजी में आप फटाफट करें कि इस 12 का ही हमको तो एकाधिक लिखना है। हम इतना ही याद रखें कि नहीं, ऊपर जो निशान लगा तो एकाधिक का निशान है और इसको एक बढ़ा के लिखना, इसका अर्थ 13 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिए, इस एकाधिक का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर ये एकाधिक का निशान किस पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है, इसका अर्थ है यहाँ पर इस 1 को मुझे 1 बढ़ाकर लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस 1 का एकाधिक क्या होगा, 2। ठीक है, और पीछे ये क्या लिखा हुआ है, 2, यानी इसका अर्थ हो जाएगा, इसका जो एकाधिक बनेगा वो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा, न कि इसका एकाधिक 13 बनेगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझे अपन। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है, थोड़ी बड़ी संख्या लिख के अपन इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखे हैं 453। ठीक है, ये एक संख्या लिखी मैंने। अब इसके ऊपर देखिए कहीं भी एकाधिक नहीं लगा हुआ है। अब अगर मैं इसके ऊपर एकाधिक लगाता हूं, जैसे मैंने एकाधिक का निशान इस 3 के ऊपर लगाया, ठीक है, तो अब ये संख्या क्या बन जाएगी, हम ये जानते हैं। देखिए 4, 5 और 3 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 3 से एक अधिक कर देते हैं, यानी कितना हो गया, ये 4, तो ये बन गए 454 बन गए। ठीक है, अब ये एकाधिक मान लो इसकी जगह अगर ये 5 के ऊपर लगा हुआ होता, कहाँ लगा हुआ था, 5 के ऊपर, तो ये संख्या क्या बन जाती। देखिए अब यहाँ एकाधिक किसका, 5 को 1 बढ़ाना है, यानी ये 4, ऐसा कैसा रहेगा, 5 का हमने एकाधिक बढ़ा दिया, क्या हो गया 6, ये जो संख्या बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 463। और इसी तरह से अगर मान लो ये एकाधिक 4 के ऊपर लगा हुआ होता तो क्या होता,
तो ये 400 की बजाय क्या हो जाता है, 553 बन जाते। तो ये चीज हमको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वास्तव में एकाधिक क्या होगा। शायद अब मुझे नहीं लगता है आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन रहा होगा कि एकाधिक का मतलब क्या होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये एकाधिक का जो निशान है, ये जिस अंक के ऊपर लगा हुआ है उस अंक को आपको एकाधिक करना है, ठीक है, ताकि आप कहीं भी ऐसी गलती नहीं करें और इसको सीधा अपन गलत नहीं लिखें। आगे बढ़े और अब हम एक न्यूयन को भी थोड़ा समझते हैं। तो ये बिल्कुल देखिए उसके विपरीत है। देखिए यहाँ लिखा हुआ उससे हमको स्पष्ट हो रहा है कि एक न्यूयन, यानी वहां तो क्या था, एक अधिक था, यहाँ पर एक न्यून। न्यून का मतलब होता है एक कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कम करना है। तो वहां पर तो हमने देखिए एकाधिक का निशान कहाँ लगाया था, ऊपर लगाया था। जैसे हम एक अंक ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, अगर इस पे एकाधिक का निशान लगाता हूं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, ये 5 की जगह क्या हो जाएंगे, एक अधिक हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक न्यूनन का अर्थ यह है कि ये जो बिंदु का जो निशान है वो ऊपर न लगकर नीचे लगाया जाता है, उसको बोलते हैं एक न्यूनन, ठीक है। एक न्यूनन का अर्थ क्या होगा, इससे आपको एक कम करना है। यानी ये जो 5 जो है, ये 5 न होकर ये क्या कहलाएगा, ये 4 को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये है एक न्यूनन। तो इसका भी तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आपने एकाधिक में देखा था। अगर वही अगर मान लो 2 अंकों की संख्या है और इसमें ये एक न्यूनन अगर 5 के नीचे लिखा हुआ है तो ये संख्या क्या बन जाएगी, एक 5 से कम हो जाएगा, यानी 24 बन जाएंगे। और यही अगर जैसे अगर ये 72 लिखे हुए हैं और ये एक न्यूनन का जो निशान है वो 7 के नीचे अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, हम कम किसको करेंगे, 72 के 71 न बनाकर ये क्या होगा, 7 की जगह 6 हो जाएंगे, यानी ये जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, 62 बन जाएगी, ठीक है। और ये का ये जो अगर 3 अंकों की संख्या हो तो भी ऐसे ही निर्भर करेगा। ऊपर एक संख्या ले लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा है 5, 6 और 8, चलो 4 अंकों की ले लेते हैं। जैसे ये संख्या है, ठीक है, 5687। अब इसमें अगर मैं न्यूनन का निशान लगाऊं, अगर ये 8 के नीचे अगर ये निशान लगा हुआ है तो ये संख्या क्या बन जाएगी, यानी जो संख्या जो है वो हो जाएगी 5600। इस 8 का एक कम करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये 7, यानी ये जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी 5677, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है जैसे एकाधिक में अपन देख रहे थे वो चीज अगर अपन इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, हमको ये देखना है कि ये एक न्यूनन का जो निशान है वो किसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 2 के नीचे दिया हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, इस 2 को एक कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये जो संख्या बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 5175। यानी जो बिल्कुल वही तरीका है जैसा हम एकाधिक में देख रहे थे। वहां पर जो बिंदु का निशान है वो ऊपर बना हुआ होता है तो वहां एक अधिक लिखना है, और अगर ये निशान नीचे बना हुआ है तो हमें एक उसको कम करना है। अब आगे बढ़े और अपन कक्षा 4 का जो टॉपिक है एकाधिक पूर्वेण, अब उसको समझते हैं। क्योंकि कक्षा 3 में तो केवल इतनी सी एक आरंभिक जानकारी दी गई थी कि भाई एक एकाधिक क्या होता है और एक न्यूनन क्या होता है, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ ये लिखा हुआ है एकाधिक पूर्वेण लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए समझे तो यहाँ पर भी देखिए 2 शब्द, पहला तो है एकाधिक, अब उसका तो अर्थ वही है जो कक्षा में 3 के जो चैप्टर को जो देखा था, एक अधिक, यानी एकाधिक का अर्थ तो वही रहेगा। क्या करना है हमें, जो अंक जो दिया हुआ उसका हमको एक अधिक करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ साथ में अगर इस शब्द जुड़ा हुआ है, अगर पूर्वेण शब्द जुड़ा हुआ है, पूर्वेण का अर्थ होता है पूर्व वाला अंक। ये शब्द हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वास्तव में क्या करना है। यानी यहाँ एकाधिक तो करना है, किसको करना है, हमें उसके पूर्व अंक को एकाधिक करना है। तो अब यहाँ पर हमें पहले अगर ये समझ में आना जरूरी है कि भाई पूर्व अंक होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं संख्या 1 लिखूं, जैसे 42 लिखा हुआ है, इस 42 में अगर मैं ये कहूं कि 2 का पूर्वेण कौन सा है तो हम कैसे पता लगाएंगे। यानी देखिए पूर्वेण जो होता है वो कौन सा होता है, हमेशा ध्यान उसके पूर्व का अंक होता है। यानी ये जो अंक है तो उससे पिछला जो अंक है, उससे पहले जो अंक लिखा हुआ है वो अंक होता है। अब देखिए अपन ये समझे कहीं, जैसे संख्या ये लिखी हुई है, जैसे 3752 जैसे एक संख्या लिखी हुई, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं इस 7 का पूर्वेण कौन सा होगा, तो वैसे तो देखा जाए तो अपन देखे संख्या में ये देखे तो 7 के पीछे जो अंक है वो तो कौन सा होता है, 5 होता है, ठीक है। और अगर 5 का पूर्वेण कहे तो कौन सा होता है, 2 होता है। यानी पीछे तो अंक वैसे ये होता है क्योंकि इससे छोटा अंक ये होता है, या अपन इकाई दही सैकड़ा भी देखे तो इससे पूर्व जो अंक है वो ये होता है, ठीक है। लेकिन वैदिक गणित में जो है पूर्व अंक है वो कौन सा होता है, उसके जस्ट पहले जो लिखा हुआ है वो अंक कहलाता है उसका पूर्वेण। ये याद रखना, नहीं तो हम क्या ये प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल प्रश्न आएंगे लेकिन कंपटीशन में हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखें, अगर 2 का पूर्वेण अगर कहूं तो इसमें कौन सा अंक होगा, 4, कौन सा होगा,
4। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं अगर 3 अंकों की कोई संख्या लिख दी, जैसे मैंने लिख दी है 375। अब इसमें अगर मैं ये कहूं कि 7 का पूर्वेण बताइए कौन सा है, तो 7 का पूर्वेण कौन सा होगा? 7 का जो पूर्वेण है वो 5 ना होकर कौन सा होगा? 3। तो पहले तो ये चीज हमको समझनी बहुत जरूरी है कि पूर्वेण क्या होता है। ठीक है, अब हमें अगर ये लिखा हुआ है जैसे भाई 7 का पूर्वेण बताइए तो हम ये लिख देंगे। अब इसी प्रश्न को अपन थोड़ा एकाधिक पूर्वेण को समझते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है 42 में 2 का एकाधिक पूर्णवेण बताइए, क्या करना है हमें? 2 का एकाधिक पूर्णवेण क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संख्या जो है 42 जो है उसमें हमें एकाधिक तो करना है। क्या करना है हमें? एकाधिकन तो करना है, लेकिन किसको करना है? जो 2 का पूर्वेण है, यानी 2 के जो पहली संख्या कौन सी है? 2 का पूर्वेण कौन है यहाँ पर? 4। इस 4 का एकाधिक करना है, ये इसका मतलब है। यानी इस एकाधिक पूर्वेण को आप अच्छे से समझिए कि जैसे 42, अब ये जब भी प्रश्न जब भी आएगा तो उसमें ये जरूर लिखा हुआ आएगा कि आपको एकाधिक पूर्वेण कौन से अंक का करना है, ये लिखा हुआ जरूर मिलेगा। जैसे 42 लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ नहीं आ सकता कि सीधा लिखा हुआ कि 42 का एकाधिक पूर्वेण बताइए, ऐसा कभी नहीं आएगा। उसमें ये जरूर लिखा हुआ होगा कि जैसे 42 है तो उसमें हमें किसका एकाधिक पूर्वेण बताना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 का एकाधिक पूर्वेण बताना है, मतलब ये क्या होगा? 2 का एकाधिक पूर्वेण कौन सा होगा? पहला तो 4, उसका हमें एकाधिक करना है, यानी 4 का एकाधिक क्या हो जाएगा? 5। यानी ये जो संख्या बनेगी वो कौन सी बन जाएगी? 52 बन जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रश्न को ले, अगर देखिए अगर प्रश्न ये आ जाए कि 42 में 4 का एकाधिक पूर्वेण बताइए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी समस्या आ जाएगी, आपको भी सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर देखिए 4, 42 जो है इस 4 का पूर्वेण तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम इसका पूर्वेण हम कैसे बताएंगे? क्या ये ऐसा प्रश्न आ भी सकता है कि ये मैंने प्रश्न गलत लिखा है? तो बिल्कुल देखिए वैदिक गणित में आप ऐसे प्रश्न भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और कंपटीशन एग्जाम है तो बिल्कुल तो ऐसे जरूर अवश्य ही दिखेंगे ऐसे प्रश्न। तो जहां पर हमें क्या करना है, इसमें 4 का अगर एकाधिक पूर्वेण दिखना है तो मुझे क्या करना है? 4 के आगे जो अंक है उसका हमें एकाधिक बढ़ाना है। अब यहाँ समस्या ये आती है कि 4 के आगे तो कोई अंक ही नहीं है, तो देखिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इसको आगे ये मानना पड़ेगा कोई भी अंक नहीं, तो 0 तो इसके आगे है ही है, तो हम 0 का एकाधिक करेंगे। इसका एकाधिक करेंगे हम 0 का। तो अब देखिए 0 का अब एकाधिक करेंगे तब ये संख्या क्या बन जाएगी? 0 का एकाधिक कितना होगा? 1, 4 और 2, यानी ये जो संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 142। यानी अगर 42 में अगर 4 का एकाधिक पूर्वेण कहें तो वो संख्या बन जाएगी 142। इससे भी बड़ी संख्या पर ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे सामने एक संख्या है 2756। ठीक है, अगर अब इसमें मुझे अगर ये कहा जाए कि आपको एकाधिक पूर्वेण तो लिखना है, किसका लिखना है? अगर ये कहूं कि अगर मुझे 7 का एकाधिक पूर्वेण बताइए तो क्या होगा? अगर मुझे इस 7 का एकाधिक तो पूर्वेण कौन सा? इसका पहले तो इसका पूर्वेण देखें, इससे पूर्व कौन सा है? 2 है, तो 2 के ऊपर हमें एकाधिक का निशान लगाना पड़ेगा, यानी 2, 7, 5 और 6। इसका अर्थ ये संख्या कौन सी बन जाएगी? 2 का एकाधिक हो गया 3, यानी 3756। ठीक है, यानी ये जो संख्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एकाधिक किसका करना है वो हमें पूर्ण देखना पड़ेगा। 7 है, 7 की जगह मान लो 5 हो जाए तो क्या होगा? ये जो 2, 7, 5 और 6 जो है, तो इसमें 5 का पूर्वेण कौन सा हो जाएगा? 7 है, तो 7 का एकाधिक करेंगे तो जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी? 2, 7 का एकाधिक हो गया 8, 2, 8, 5 और 6, ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ एकाधिक पूर्वेण। अब इसको आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरी जो चीज है जैसे एक न्यूनन पूर्वेण क्या होता है उसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तब एक न्यूनन पूर्वेण को भी अपन थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने देखा था कि एकाधिक पूर्वेण जो होता है वैसा वैसा हमें अगर एक न्यून करना है, कम करना है, किसको करना है? पूर्वेण को ही करना है। तो हम सीधे अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेरे सामने एक संख्या लिखी हुई है, अगर 375 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 375 में अगर ये कहे कि 7 का एक न्यूनन पूर्वेण बताइए। ठीक है, क्या करना है मुझे? एक न्यूनन पूर्वेण अगर इसका करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा वही कि 7 का पूर्वेण कौन सा है? 7 का पूर्वेण तो है 3, तो 3 का मुझे एक न्यूनन करना है, यानी मुझे एक न्यून कम करना है, यानी वो संख्या बनेगी, क्या बन जाएगी? 3 का एक न्यून कितना हो जाएगा? 2, तो 275 जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर बड़ी भी संख्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगर जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2790, ठीक है। अब उसमें ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए कि किसका हमें न्यूनयन करना है। अब यहाँ पर अगर मुझे ये लिखा हुआ है कि 0 का एक न्यूनयन पूर्वयन बताइए, ठीक है। तो अब देखिए 0 का पहले तो पूर्वयन देखेंगे कौन सा है, 0 का पूर्वयन तो 9 है, मतलब ये 9 का एक न्यूनयन मुझे करना है, ठीक है। तो अब एक न्यूनयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 2709 की जगह क्या हो जाएगा 8, तो 2780 वो हो जाएगा इसका एक न्यूनयन पूर्वयन, ठीक है। अब चलिए अब ये तो अपन ने एक बेसिक जानकारी समझ ली कि भाई एक एकाधिकन पूर्वयन क्या होता है या एक न्यूनयन पूर्वयन क्या होता है। अब अपन ये समझते हैं कि भाई वैदिक गणित में इन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में ऐसा प्रश्न कई बार आता है कि एकाधिकन पूर्वयन का जो इस्तेमाल है या उपयोग है वो किसमें होता है। तो ये याद रखें कि सबसे पहले तो जो शब्द आया था हमारे पास क्या आया था, एकाधिकन पूर्वयन, ठीक है। तो एकाधिकन पूर्वयन जो है इसका जो उपयोग होता है वो कौन से क्रिया में होगा, जोड़ने की क्रिया में इसका उपयोग किया जाएगा। एकाधिकन पूर्वयन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जोड़ने की जो हम क्रिया जो सीखेंगे वैदिक विधि से उसमें इसका उपयोग होगा। और इसी तरह से एक न्यूनयन पूर्वयन जो है उसका जो उपयोग है वो कहाँ होगा, एक न्यूनयन पूर्वयन का जो प्रयोग है वो होगा घटाने की क्रिया में। कहाँ होगा, घटाने की क्रिया में, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ऐसे कंपटीशन में छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही बनते हैं जहां पर अब छोटी सी जानकारी के अभाव में हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो अब एकाधिकन पूर्वयन के द्वारा अपन जोड़ने की प्रक्रिया को समझते हैं कि वैदिक गणित से हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। वैसे देखिए सिंपल प्रश्न है, जैसे अगर 28 और 15 को जोड़ना हो और अगर हमें ये कहा जाए कि सिंपल तरीके से जोड़ना है जैसे हम सामान्य रूप से जोड़ते हैं तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि देखिए 8 और 5 कितने होंगे, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल क्या लगाता है मन 1, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, ठीक है। तो ये तो वो हमारा सामान्य तरीका जोड़ करने का। अब देखिए इसी जोड़ को अगर मुझे वैदिक विधि से करनी है तो अब इसमें वैदिक विधि से करने में और सामान्य विधि से करने में दोनों में देखिए अंतर क्या है, पहले तो अपन वो अंतर समझ लेते हैं कि हम सामान्य रूप से तो जैसे अगर मुझे ये कहा जाए कि अगर आपको ये कहा जाए कि 7, 5, 3, 2, 6 और 8 अगर इसकी जोड़ करनी हो तो हम कैसे करेंगे, हमारा सामान्य तरीका रहेगा कैसे रहेगा, जैसे 7, 7 और फिर हम 5 जोड़ेंगे, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, 17 और 6 हो गए 23, 23 और 8 कितने हो गए 31, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी जोड़ करनी पड़ती है, ये तो है हमारा सामान्य तरीका। अब इस यही जो जोड़ है इस जोड़ को अगर मुझे वैदिक विधि से करनी हो तो मैं इस जोड़ को कैसे करूंगा, यानी वैदिक विधि में जो हम जोड़ जो करते हैं तो हमें इतनी लंबी प्रक्रिया करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी हमारा जो उसमें जो जोड़ का जो प्रक्रिया चलेगा वो 10 से अधिक वाला नहीं चलता है, ठीक है। यानी 10 से अधिक होते ही वहां एकाधिक लग जाता है और फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसको आप देखिए थोड़ा समझे पहले इसको, तो जब आप समझेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि वैदिक विधि रियल में क्या है, ठीक है। तो अब इसको अपन एक बार करके देखते हैं। तो वैदिक विधि में आप जब भी जोड़ करते हैं तो क्या होता है, पहले तो देखिए सामान्य पहले 2 अंक वाले अपन जोड़ को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देखिए जिसमें मुझे 8 और 5 को जोड़ना है, ठीक है। तो 8 और 5 कितने हो जाते हैं 13। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी हमारा योग जो है वो 10 से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे 10 से अधिक होने पर हम हासिल लगाते हैं, ठीक है। और वो का वो काम है, यहाँ पर आपको हासिल न लगाकर उसकी जगह हमें एकाधिक लगाना पड़ता है, ठीक है। अब एकाधिक कहाँ लगेगा, तो एकाधिक जो लगेगा वो हमेशा ध्यान रखना, एकाधिक जो वो हमेशा पूर्वयन पर ही लगता है, इसीलिए इसको हमेशा साथ में पढ़ा जाता है कि एकाधिकेन पूर्वयन क्या होता है, ठीक है। इसका उपयोग जोड़ में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका पूर्व जो है देखिए आप उस समय अपन जब समझ रहे थे तब अपन समझ रहे पूर्वयन का मतलब तो पीछे वाली संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं देखिए आज तक आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि हम जब सामान्य रूप से जो जोड़ जो करते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 375 और 200 जैसे यहाँ 2 ले लिया, केवल यहाँ हासिल वाला मैं ले लेता हूँ, जैसे ये एक सवाल ये सामान्य लिया मैंने, तो देखिए जोड़ करते हैं 5 और 2 कितने हो गए 7 और यहाँ 7 और 8 कितने हो गए 15 और 15 की हासिल जो है वो अपन क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपके दिमाग में कभी ये चीज आई क्या कि हम ये हासिल इधर ही क्यों लगाते हैं, इसकी वजह हम इधर क्यों नहीं लगाते, ठीक है। यानी जब हम कक्षा 3 में और 4 में पढ़ रहे थे तब आपके दिमाग में ये चीज आई, कई बार हम हासिल इधर भी लगाते तो सर कहते हैं ये तो आपके गलत हो गया, इधर हासिल नहीं लगती है, हासिल इधर ही लगती है, आगे ही लगती है। अब देखिए ये चीज आपको समझ नहीं आती है क्योंकि हम इतना उसमें मैच्योर नहीं होता है कि हम इस चीज को समझ सके। लेकिन ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया है, हमारे जो पूर्व की जो गणित है वैदिक गणित, वहीं से ये चीजें आई है कि एकाधिक जो लगता है वो हमेशा कहाँ लगता है, पूर्वेण पर ही लगता है। पूर्वेण का मतलब है उससे पूर्व में जो अंक लिखा हुआ है उस अंक पर ही एकाधिक लगता है और उसे एकाधिक को अपन यहाँ पर हासिल रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। तो वापस अपन आते हैं अपने वैदिक गणित की तरफ।
तो यहाँ पर देखिए जैसे 8 और 5 कितने हो रहे हैं, 13। तो 13 में क्या होगा, 13 जब भी लिखना हो तो वैसे तो क्या होता है, 13 का अपन 3 लिखते हैं और ये जो 1 है उसको कहाँ लिखते हैं, अपन हासिल में लिखते हैं। तो वहीं यहाँ पर हमें एक जो है वो एकाधिक लगाकर पूर्व अंक पर लिखा जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा उसको आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो 13 का ये जो एक जो है, इस एक का तो अपन यहाँ एकाधिक लगाएंगे, इससे पूर्व अंक पर कहाँ लगाएंगे। देखिए 5 जो है, इस 5 के ऊपर न लगाकर 5 का पूर्व कौन सा है, 1 है। तो इस 1 पर हम एकाधिक का निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 5, 13 में से एक तो एकाधिक के रूप में चला गया, पीछे कितने बच गए, 3। वो 3 हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हम सामान्य रूप से यहाँ 13 का 3 लिखते हैं और एक हासिल लिखते हैं। अब इसमें हासिल ना लिखकर हम क्या करते हैं, एकाधिक को लगाते हैं अगले अंक पर, ठीक है। अगले का मतलब यहाँ वैदिक विधि में पूर्वेण पर लगाते हैं, ठीक है। अब आप इनको जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितने हैं, 2, और ये एकाधिक कितना है, ये 2 है। ये 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 43, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 6 और 8 जोड़िए, कितने, 6 और 8 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो 14 में देखिए वही बात हो जाएगी, 10 से अधिक है नहीं, ये तो एकाधिक हो जाएगा। इस एकाधिक तो अपन लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ क्या बच गए, केवल 4। ये तो मैंने 4 लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 और ये 2 का एकाधिक नहीं, ये भी हो गए 3। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। ये हमारी वैदिक विधि से जोड़ हो गई। अगले इस प्रश्नों को और समझते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 कितने हो गए, 14। तो 14 का यहाँ एकाधिक लग गया। पीछे कितने बच गए, 4, यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है 7 और ये भी कितने हैं, 7। तो 7 और 7 कितने हो गए, यहाँ पर भी 14। तो 14 होते ही हम यहाँ 14 न लिखकर यहाँ पर इसका एकाधिक लगाना पड़ेगा आगे, और यहाँ क्या बचेंगे, केवल 4। यानी कहीं पर भी वैदिक गणित में 2 अंक एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो एकाधिक जो आगे जो लगाया है, अब यहाँ 0 का एकाधिक कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये जो चीज है ये अब इसको देखिए, अब इसको थोड़ी मैं लंबी जोड़ को समझेंगे अपन तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रियल में ये एकाधिक क्या है। देखिए अब अगर मुझे ये वाली जो जोड़ है इतनी लंबी जो मैंने अभी की थी, इसको अगर मुझे वैदिक विधि से करनी हो तो मुझे कहीं भी ऐसे 22 और 3 25 और 25 और 3 28 और ऐसे जोड़ने नहीं पड़ेंगे। वहां पर मुझे 10 से आगे कहीं भी गणना नहीं करनी पड़ेगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर जोड़े 7 और 5, तो 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो 12 का मैंने यहाँ एकाधिक लगा दिया। पीछे कितने बच गए मेरे पास, केवल 2। अब 2 से आगे बढ़ू मैं तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 और 2 7। 7 और 6 कितने हो गए, 13। तो 13 होते ही यहाँ मैंने एकाधिक लगा दिए, यानी 13 में एकाधिक चला गया। यहाँ पर क्या है मेरे पास, 3। 3 और 8 कितने हो गए, 11। 11 के वापस एकाधिक चला गया, यानी यहाँ क्या बच गया, केवल पीछे वाला 1। यानी कहीं भी मुझे देखिए 10 से आगे यहाँ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। अब यहाँ पर मैं जोड़ दूँ, 0 का एकाधिक ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 2 और 3। तो ये मुझे मिल गई 31। यानी ये है हमारी प्रॉपर वैदिक गणित। यानी वैदिक गणित में हमें कहीं पर भी 10 से अधिक की गणना आपको नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब 3 जो लाइन वाले प्रश्न इनको अपन अच्छे से समझते हैं करने की, कि इनको हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल वही तरीका रहेगा जैसे मैंने ये बहुत लंबी जोड़ की है, वैसे अपन इनको करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न इसको अपन लेते हैं। देखिए 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर अभी कोई एकाधिक नहीं बन रहा। 8 और 8 कितने हो गए, 16। 16 का एकाधिक लगा दिया यहाँ। पीछे का अंक क्या बच गया, केवल 6, ठीक है। अब यहां से बढ़िए देखिए 2 2 और 1 3। 3 और ये कितना हो गए, 2 5। तो ये हो गए 56। यहां पर करें तो देखिए 4 और 8 कितने हो गए, 12। तो 12 का यहाँ एकाधिक लगा दिया। पीछे अंक कौन सा बच गया, केवल 2। 2 और ये 3 कितने हो गए, 5। यहां पर देखिए 3 और ये भी हो गए 3, कितने हो गए, 6। 6 और 1 हो गए 7, ठीक है। अब थोड़े अच्छे प्रश्नों को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15। तो 15 में एकाधिक लग गया है 1 का, तो पीछे क्या बच गया, केवल अंक 5। 5 और 9 कितने हो गए, 14। 14 का वापस एकाधिक लग गया, यानी अंक क्या बच गया, केवल 4, ठीक है। अब इधर 6 और ये कितने हैं, 2 8। 8 और ये कितने हैं, 3, कितने हो गए, 11। तो 11 का एकाधिक लग जाएगा, और पीछे वाला 1 यहाँ लिख देंगे, और ये क्या हो गया, 1। ये हो जाएगा 114, ठीक है। तो ये होता है वैदिक विधि से जोड़ने का तरीका, यानी कौन से तरीके से, एकाधिक के पूर्वेण के द्वारा जोड़ना। 2 अच्छे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पहला जो प्रश्न है वो एक थोड़ा बड़ा जोड़ मैंने ली है। इसको अपन देखिए वैदिक एकाधिक के पूर्वेण के द्वारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वास्तव में जोड़ कैसे करनी है। देखिए तो सबसे पहले अपन यहाँ से चले, देखिए 4 और 7 कितने हो गए, 11। तो 11 होते ही यहाँ मैंने एकाधिक लगा दिया।
ठीक है। आप देखिए दिमाग में ये सोचते जाइए, जैसे 11 हो गए तो ये वाला एकाधिक होते ही अब हमारे पास अंक क्या बचा है, केवल एक बचा है। ठीक है, यानी 7 और 4 जैसे 11 हुए तो इस 11 का मान एकाधिक तो यहाँ लगे, तो यहाँ क्या बच गया, केवल एक। एक और दो कितने हो गए, 3। ठीक है, ये लाइन तो पूरी हो गई। अब इस लाइन अगले लाइन को अपन जोड़ने की कोशिश करें। देखिए 2 और ये एकाधिक मैंने जोड़ दिया, नहीं तो कितने 6, तो 6 और 2 कितने हो गए, ये 8। 8 और 6 कितने हो रहे हैं, 14। तो 14 होते ही आगे वाला तो एकाधिक लग गया। पीछे अंक कौन सा बचा यहाँ पर, 4, तो 4 के मैंने 4 लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़े तो देखिए 5 और ये 6 कितने हो गए, 5 और 6 कितने होते हैं, 11। तो 11 का यहाँ एकाधिक लग गया। यहाँ पर क्या बच गया, केवल एक। एक और ये कितने हैं, यहाँ पर 9 का एकाधिक यानी 10 है, तो 1 और 10 कितने हो गए, 11। तो 11 का वही वापस एकाधिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पीछे अंक कौन सा बचा, केवल 1। तो ये इस लाइन की भी पूरी होगी। अब इस लाइन को अपन करें तो यहाँ पर देखिए 7 और ये क्या है, 8। 7 और 8 कितने हो रहे हैं, 15। तो 15 का यहाँ पर मैंने एकाधिक लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर अब अंक क्या बच रहा है मेरे पास, 5 हो रहे हैं। तो 5 और ये 4, 5 और 4 कितने हो रहे हैं, 9। तो ये मैंने लिख दिए 9। यहाँ पर कोई एकाधिक नहीं बन रहा, और जीरो का एकाधिक यहाँ पर क्या है, 1। तो ये हो गए 19,143। ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए इससे भी थोड़ा एक बड़ा प्रश्न ले लेते हैं, फिर अपन एकाधिक एक यूनियन पूर्वण के द्वारा घटाना कैसे करना वो अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही 5 और 6 कितने हो रहे, 11। तो 11 का मैंने एकाधिक लगा दिया, यहाँ बच गया 1। 1 और 6 कितने हो गए, 7। यहाँ पर 7 और ये 4 कितने हो गए, 11। 11 का एकाधिक लग गया, यहाँ बच गया 1। 1 और 9 कितने हो गए, 10। 10 का वापस एकाधिक लग गया, यहाँ बच गया 0। 0 का मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर 9, 9 और ये 8 कितने हो गए, 9 और 8 कितने होते हैं, 17। तो 17 का यहाँ एकाधिक लग जाएगा, यहाँ बच गए 7। 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो 10 का वापस एकाधिक लग गया, यानी 0 बच गया। और यहाँ पर 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो इस तरह से हम एकाधिक पूर्वण के द्वारा हम वैदिक विधि से अच्छे से जोड़ना कर सकते हैं, जहां पर हमें कहीं पर भी देखिए 10 से आगे के आपको कहीं भी जोड़ करने की आवश्यकता इसमें अपन को नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं और अब एक न्यूनयन पूर्वण के द्वारा व्यवकलन या घटाने की क्रिया कैसे की जाती है उसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए वैसे अपन घटाने की सामान्य क्रिया जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, अपन वही जानते हैं। जैसे 3 में से अगर मुझे 7 अगर घटाने हो तो हम जानते हैं ये इसमें से माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम उधार लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से उधार लेके हम क्या करते हैं, कम करते हैं। और यहाँ पर हम कितने करते हैं, इसको 13। फिर 13 में से 7 माइनस करके यहाँ लिखते हैं, और फिर 3 में से माइनस करके यहाँ हम लिखते हैं। ये तो हुई हमारी सामान्य घटाने की क्रिया। अब यहाँ पर देखिए वैसे देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक कम कर रहे हैं, तो वो का वो काम हमें इसमें भी करना है। एक न्यूनयन पूर्व पूर्व वाले को एक न्यून करना है। ठीक है, तो इतना तक तो काम सही समान रहेगा, लेकिन व्यवकलन की जो क्रिया है वो थोड़ी सी सामान्य जो क्रिया है उससे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो इसको भी अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि हमको ये क्रिया कैसे करनी है। अब इसके लिए जरूरी होगा कि ये जो क्रिया समझ ली उससे पहले हमको एक नई चीज जो है वो हमको समझने पहले जरूरी होगी कि परम मित्र अंक क्या होता है, क्योंकि इसकी हमको इसमें जरूरत पड़ेगी, तब जाके अपन व्यवकलन की क्रिया कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि परम मित्र अंक हम नहीं समझेंगे तो हम ये घटाने की जो क्रिया है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए परम मित्र अंक होते क्या है। तो परम मित्र अंक आपको सीधा सा याद रखना है कि ऐसे दो अंक जिनका योग जो है वो कितना होता है, 10, वो दोनों परम मित्र होते हैं, वो परम मित्र अंक होते हैं। बहुत सामान्य सा शब्द है। देखिए जैसे अगर मैं ये कहूं कि 1 का परम मित्र अंक कौन सा होगा, अगर मुझे ये कहा जाए कि 1 का परम मित्र अंक कौन सा होगा, तो मुझे ये देखना है कि भाई 1 में मैं ऐसे कौन सी संख्या जोड़ूं कि उसका योग कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। तो मुझे ध्यान है कि अगर 1 में 9 जोड़ा जाए तो उसका योग कितना हो जाएगा, 10। तो 1 का परम मित्र अंक जो है वो कितना है, 9। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 2 का परम मित्र अंक कहा जाए तो कितना होगा, 8। अगर 3 का परम मित्र अंक कहे तो कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि दोनों का योग कितना हो रहा है, 10। इसी तरह से अगर 4 का परम मित्र अंक कहें तो कितना होगा, 6। और केवल मात्र एक ऐसा अंक है 5 जो है उसका परम मित्र भी उसी के बराबर होता है। 5 के बराबर कौन सा होता है, 5। ठीक है, यानी ये प्रश्न कंपटीशन में कई बार आ चुका है कि ऐसे कौन सा अंक है जिसका परम मित्र अंक उसके समान होता है। ठीक है, तो वो कौन सा अंक है, 5। ठीक, उसके आगे बढ़े तो 6 का परम मित्र अंक कौन सा हो जाएगा, 4। जैसे 4 का परम मित्र अंक है 6, तो 6 का परम मित्र कौन सा हो जाएगा, 4। इसी तरह से 7 का परम मित्र अंक कौन सा होगा, जैसे 3 का 7 है तो 7 का क्या हो जाएगा, 3। 8 का परम मित्र अंक 2, और 9 का परम मित्र अंक अगर कहे तो क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है। तो ये हमें परम मित्र अंक जो है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर हम घटाने की जो क्रिया है उसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न की तरफ लौटते हैं कि अब मुझे अगर जैसे 43 में से 17 माइनस करने हैं, घटाने हैं, तो अब मैं कैसे करूंगा? तो मुझे पहले तो यही देखना है, देखिए 3 में से मैं 7 घटाने हैं, तो 3 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकते। तो मुझे क्या करना है, इसका जो पूर्व जो है, इसका जो 3 का जो पूर्वेण है, पूर्वेण कौन सा है इसका? पूर्वेण 4। तो 4 को हमें एक न्यूनयन करना है। न्यून का मतलब एक नीचे इसके पॉइंट लगाऊंगा तो एक न्यून हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो काम हो गया नहीं। अब ये तो 4 की जगह क्या बन गए? 3। अब मुझे क्या करना है? अब यहां पर मुझे इसको 13 नहीं करना है। ठीक है, तो 13 नहीं करना है तो फिर हम इस 3 में से 7 को कैसे माइनस करेंगे? तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है कि हमें 3 में से 7 को न तो घटाने हैं यहाँ पर, ठीक है, न हमें यहाँ पर यहाँ से कुछ उधार लेना है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि 3 में से हम जानते हैं कि 3 में से हम 7 माइनस तो नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 7 का जो परम मित्र जो है, 7 का जो परम मित्र है उसको हमें इसमें जोड़ना है। यानी वैदिक विधि यह कहती है कि अगर आप इस अंक में से इस अंक को अगर नहीं घटा सकते तो आप क्या कीजिए, एक न्यूनयन लगा दीजिए और उसका जो परम मित्र है उस परम मित्र को इसमें जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा? यानी 7 का पहले तो मुझे ये देखना है कि 7 का परम मित्रांक कौन सा है। तो 7 का परम मित्रांक तो है 3। तो मुझे ये जो इस परम मित्र यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 को इस 3 में मुझे जोड़ के लिखना है। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुझे कहीं पर भी ना तो उधार लेना है ना उधार कहीं पर देना है। हाँ, एक न्यूनयन का निशान जरूर लगाना है। यानी इसका अर्थ ये हुआ, ये कितने हो गए? अब 3। ठीक है, अब 3 में से यहाँ पर मैं एक तो कम कर सकता हूं, तो 3 में से एक कम कर दिया, कितने बच गए? 2। ये इसका आंसर हो गया 26। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, पर दूसरे प्रश्नों को करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 में से 7 माइनस हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मतलब मुझे इसके पूर्व अंक को पहले तो एक न्यूनयन करना है। ये मैंने एक न्यूनयन का निशान लगा दिया। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे क्या करना है? 4 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकते, तो मुझे 7 का परम मित्र वापस ढूंढना है। कितना होगा? वही अपन ने अभी देखा था। कितना होगा 7 का परम मित्र? 3। तो 3 में 4 जोड़ दीजिए। 3 और 4 कितने हो गए? 7। यहां पर कितने हो गए? एक न्यूनयन कर दिया तो 7। 7 में से 5 गए 2। ये हमारा आंसर है। यानी कहने का अर्थ है, देखिए उस वैदिक विधि में तो कोई भी आपकी गणना जो होगी वो 10 से अधिक की गणना कहीं पर भी नहीं होती है, चाहे वो घटाने में हो तब भी। देखिए अगर वो अपने सामान्य रूप से जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ हासिल लेते हैं, फिर 14 करके 14 में से अपन को 7 घटाने पड़ते हैं। यानी लंबा चौड़ा अपन को सोचना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको कहीं पर भी 10 से अधिक की सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे प्रश्न की तरफ बढ़े। तो तीसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है? 0 में से 6 माइनस करने हैं। तो सीधा दिख रहा है कि माइनस तो नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है? 0 का जो पूर्वेण जो है उसको एक न्यूनयन करना है। न्यूनयन कर दिया, और अब मुझे 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 6 का परम मित्रांक कौन सा है? 4। 4 को मैं 0 में जोड़ देता हूं, तो 0 में 4 जोड़ दे, कितने आ गए? 4। यहाँ पर कितने हो गए? ये 6। 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब आगे थोड़े बड़े प्रश्नों को अपन समझते हैं कि देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखिए 2 में से 4 माइनस करना है। 2 में से 4 तो माइनस नहीं होगा, तो मुझे एक न्यूनयन करना पड़ेगा। 3 को तो मैंने एक न्यूनयन कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस 4 का परम मित्र कौन सा है? 6। 6 में 2 जोड़ दीजिए। 2 और 6 कितने हो गए? 8। यहाँ पर कितने हो गए? 2। 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, वही काम मुझे पुनः करना पड़ेगा। यहाँ पर एक न्यूनयन कर दिया। यहाँ पर क्या है? 2 और 2, और यहाँ पर 7 का परम मित्र कितने हो गए? 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। यहाँ पर कितने हो गए? 7। 7 में से 3 कम कर दिए 4। तो ये घटाने की क्रिया बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी। ना तो हमें यहाँ उधार देने की जरूरत पड़ेगी, ना हमको इनको 12 करने की जरूरत है, ना यहाँ पर ये सोचना है कि भाई ये कम हो गया 12 हो गए फिर हासिल दो, वापस 12 करो, फिर 7 कम करो। ये भी हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को अपन जब करेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा घटाने की क्रिया कैसे होती है। तो देखिए 3 में से 6 या माइनस नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना है? एक न्यूनयन करना है। हो गया न्यूनयन। अब हमें क्या करना है? इस 6 का परम मित्र क्या होता है? 4। तो इस 3 में वो 4 जोड़ने हैं। 3 और 4 कितने हो गए? 7। यहाँ पर कितने हो गए? ये 6। 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो वही काम यहाँ एक न्यूनयन कर दीजिए। ये हो गए 6, और 8 का परम मित्र क्या है? 2। तो 6 और ये 2 कितने हो गए? 8। ठीक है, यहाँ पर हो गए 8। 8 में से 5 तो माइनस हो रहे हैं, कितने बच गए? 3। तो ये हो गई घटाने की क्रिया। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन। जैसे 0 में से 7 को माइनस करना है, तो ये तो माइनस नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? एक न्यूनयन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या करना है? 0, 7 का परम मित्र कौन सा है? 3। तो 0 और 3 जोड़ दीजिए, 3 हो गए।
यहाँ पर क्या हो गए, 8 का 1 न्यूनन में ये 7 हो गए, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, मतलब मुझे वही काम पुनः करना है, यहाँ 1 न्यूनन लगा दिया। अब ये हो गए 7, 7 और 9 का परम मित्र क्या होता है 1, तो 7 और 1 कितने हो गए 8, यहाँ हो गए 6, 6 में से 3 माइनस कर दीजिए 3। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी यहाँ हमको अगर आपको अगर ऊपर बड़ा अंक है तो उसको अपन घटाने की क्रिया करेंगे, और अगर अंक ऊपर कम है और नीचे बड़ी संख्या है तो आपको इसको परम मित्र जोड़ने से ही हमारा काम हो जाता है, और मैं कहीं भी बड़े बड़े जो घटाने के जो काम है वो करना नहीं पड़ता है। एक बार देखिए हम वापिस एक चर्चा करें तो पिछले वीडियो में हमने एक तो ये देखा था कि एकाधिकन क्या होता है, ये हमने बहुत ही सरल तरीके से देखा था कि एकाधिकन क्या होता है। इसके साथ हमने ये भी देखा था कि एक यूनियन क्या होता है। ठीक है, ये दो चीजें हमने बहुत ही सरल तरीके से देखी थी, क्योंकि ये कक्षा 3 में दिया हुआ था, इसको अपन बहुत सरल तरीके से समझा था। इसके साथ ही हमने कक्षा 4 में जो दिया हुआ है जैसे एकाधिकन पूर्वेन क्या होता है ये भी हमने देखा था। उसके साथ ही हमने ये भी चर्चा की थी और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी कि एक यूनियन पूर्वेन क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझी है। हाँ, जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आज का वीडियो देखने से पहले आप एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल इसी पर ही निर्भर है, तो जिस पर आपको ये चीजें नहीं आएंगी बेसिक चीजें, तब तक आज का वीडियो जो होगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए वापस लौटते पर मित्र, तो ये चीजें हमने देखी थी। इसके साथ ही हमने जो देखा था कि एकाधिकन पूर्वेन के द्वारा जोड़ने की क्रिया किस तरह से की जाती है, ये हमने बेहतर तरीके से सीखी थी। साथ ही हमने ये भी देखा था कि एक यूनियन पूर्वेन के द्वारा घटाने की क्रिया हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः अपन वहीं से शुरू करते हैं वीडियो की, कि हमने एक जो प्रश्न जो देखा था एक यूनियन पूर्वेन के द्वारा, हमने ये समझा था। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक कोई प्रश्न दिया हुआ है, मान लीजिए 753 में से मुझे 295 माइनस करने। ठीक है, अब ये देखिए सामान्य नहीं करना, अपन वैदिक विधि से इसको घटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा हमने बिल्कुल किया था वही काम यहाँ में करके आपको विवाह पुनः अपन इसको दोहरान भी कर देंगे, और इससे आगे जो चैप्टर जो शुरू होगा, वास्तव में मुझे जो सिखाना है वो चीज इससे आगे आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले इस प्रश्न को अपन करते हैं। इसको देखिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा 3 में से 5 जो है माइनस नहीं होंगे, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि इसके जो पूर्व जो अंक है उसको हमने एक न्यूनन का निशान लगाया था। ठीक है, इसको हमने एक न्यून निशान लगाया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, 3 में से 5 माइनस नहीं होते तो हम क्या करेंगे, इस 5 का परम मित्र जो है उसको हम इस 3 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 का परम मित्र क्या है, हमने देखा हुआ है कि 5 का परम मित्र कौन सा होता है, 5 ही होता है। तो 5 में हमने 3 जोड़ दिए, कितने हो गए 5 और 3 8। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पर ये कितने हैं, अब 4 है। अब 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। इसके पूर्व जो संख्या है उसको हमें एक यूनियन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 4 में से 9 को माइनस न करके 9 का जो परम मित्र अंक है कौन सा है, हम सभी जानते हैं कि 9 का परम मित्र क्या है 1, तो इस 1 को 4 में हम जोड़ के लिख देंगे, तो 1 और 4 कितने हो गए 5। ठीक है, और यहाँ पर अब हो गए क्या हो गए 6, 6 में से 2 को माइनस हम कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बच गए 4। ठीक है, तो ये तो हुआ वैदिक विधि से घटाना। कब, जब हमें कौन सी प्रक्रिया अपनी, हमने एक यूनियन पूर्वेन के द्वारा हमने घटाना सीखा है। ठीक है, अब देखिए समस्या कब आएगी, जब अगला मैं प्रश्न एक ले रहा हूं आपके सामने। मान लो प्रश्न हमारे सामने ये होता कि 900 में से अगर मुझे 773 माइनस करने होते। ठीक है, कौन सी विधि से, अगर वैदिक विधि से अगर इसको माइनस करना होता तब हमारे सामने इस तरह से करने में शायद दिक्कत आएगी। ठीक है, क्यों आएगी दिक्कत, देखिए अपन इसी विधि से इसको करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखिएगा 0 में से 3 तो माइनस नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पड़ोसी को एक न्यूनन करना पड़ेगा। ठीक है, एक न्यूनन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस 3 का जो परम मित्र अंक है कौन सा है 7, 7 को 0 में मैंने प्लस कर दिया, कितने आ गए 7। यहां तक तो हमारी बात सही है। अब देखिए समस्या कहां आएगी, अब यहां पर आएगी कि अब जीरो का एक न्यूनन हम कैसे करें। ठीक है, अब देखिए वैदिक गणित जो है उसमें कहीं भी माइनस वाले अंक नहीं चलते। ठीक है, क्योंकि अपने तो हम तो ये जानते हैं कि 0 से 1 अगर कम करना हो तो हम जानते हैं कि 0 से अगर 1 माइनस करना हो तो हम कैसे करेंगे, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1 आता है। ठीक है, ये तो कब आता है, जब हमारे हम अभी की जो गणना कर रहे हैं जहाँ पूर्णांकों की हम चर्चा करते हैं उसमें अपने ये आता है। ठीक, लेकिन वैदिक गणित जो है वो बिल्कुल इस 0 से नीचे तो नहीं चलता। तो अब यहाँ समस्या आएगी कि हम इस विधि के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा इस घटाने को कैसे करें। तो यहाँ हमारे दिक्कत आ सकती है। तब हमारे ये जो एक यूनियन पूर्वेन वाली जो प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगी।
ठीक है। तो अब इस प्रश्नों को अपन करेंगे कैसे, ये भी तो हमारी दिक्कत आएगी। तो इस प्रश्न को करने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर जब शून्य वाला जब भी माइनस करना हो, ठीक है, कब, अगर एक अंक तक है तब तक तो अपन कर सकते हैं। अगर मान लो इस जीरो की जगह अगर यहाँ पर अगर कुछ दूसरा दिया हुआ होता, मान लो यहाँ पर अगर 2 लिखे हुए होते, ठीक है, तब तो हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम इसका एक यूनियन कर देते। अब इसका एक यूनियन करते तो यहाँ क्या हो जाता है, ये 2 की जगह 1 हो जाता और फिर हम यहाँ से आगे प्रक्रिया कर सकते थे। ठीक है, समस्या कब आती है, जब हमें जीरो के पास एक दूसरा जीरो और मिल जाए और अब उसको अपन एक यूनियन तो नहीं कर सकते, तब इसकी दिक्कत आएगी, तब ये प्रश्न ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक यूनियन जो पद्धति है, इस पद्धति से ये प्रश्न नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, केवल जो जीरो वाले जो प्रश्न है, जहां आपके ऊपर संख्या 0 0 में दी हुई है, तो वो अंक जो है वो एक यूनियन पद्धति से इसको सॉल्व अपन नहीं करेंगे। इसकी बजाय इसमें जो अपन पद्धति लगाए वो कौन सी लगाएंगे, एकाधिक पूर्ण वाली पद्धति लगाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई एकाधिक पूर्ण वाली तो जो प्रक्रिया हमने देखी थी वो तो जोड़ने में देखी थी। ठीक है, अब घटाने में इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं है, विशेष नहीं है। तो ये एकाधिक पूर्ण, देखिए अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक न्यूनन पूर्वेण जो लगाना है, आपको जो एक न्यूनन जो करना है पूर्व वाले को, वो तो किसको करना है, ऊपर वाले अंक में किया जाता है। ठीक है, लेकिन एकाधिक का मतलब ये है कि हम जो है एकाधिक जो करेंगे वो किसको करेंगे, हम इसको कम नहीं कर सकते, हम यहाँ पर इसको 1 बढ़ा देंगे। किसको बढ़ाएंगे, यानी हम जीरो को तो एक कम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो 7 जो है किसका, 3 का जो पूर्व अंक है, इसको हम एकाधिक लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, यानी यहाँ पर न लगकर पॉइंट कहाँ लगता है, थोड़ा नीचे लग जाएगा। यानी अगर यहाँ होता तो इसका एक न्यून होता, और यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ तो ये एकाधिक है, अपन जानते हैं। अब यहाँ पर प्रक्रिया तो वही करेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, 0 में से हमें 8 माइनस करने हैं। ठीक है, तो अब 0 में से 8 माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, वही काम यहाँ पर एक यूनियन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके कंफ्यूजन हो जाएगा, एक जगह तो हमने एकाधिक लगा दिया और एक जगह यूनियन लगा दिया, तो आप ध्यान रखें ये हम दोनों काम ऐसे एक साथ नहीं करने हैं आपको। ठीक है, वैसे सामान्य रूप से तो होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपने एकाधिक वाली ही हम पद्धति काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एकाधिक ही लगाएंगे, यहाँ पर हम एक न्यूनन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं भाई यहाँ से सबने एकाधिक लगा दिया और यहाँ हम एक न्यून कर दें। ठीक है, वैसा फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर अगर एक कम कर देंगे तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे, और अगर हम इस पे एकाधिक लगा देंगे तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम एकाधिक का प्रयोग करेंगे तब दोनों जगह क्या लगा देंगे, हम एकाधिक लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, अब एकाधिक लगेंगे कहाँ पर, ये याद रखना, ये नीचे वाली संख्याओं पे लगेंगे। अब देखिए यहाँ से माइनस कर दीजिए, 0 में से कितने माइनस करना है हमको, 8, तो 0 में से 8 माइनस तो नहीं होंगे, तो 8 का परम मित्र क्या है, 2, 2 को 0 में जोड़ दीजिए, 0 में 2 जोड़े कितने हो गए, 2। ठीक है, अब यहाँ पर 9 में से मुझे कितने माइनस करना है, 6, तो 9 में से 6 आसानी से माइनस हो जाए, पीछे क्या बच जाएंगे, 3। तो ये हमारी घटाने की क्रिया हो जाएगी वैदिक विधि के द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न को आप और अच्छे से समझते हैं। मान लो इससे भी अगर बड़ी संख्या हो, अगर मुझे 7000 में से 3726 को माइनस करना है। ठीक है, अब ये प्रश्न कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा, ये एक न्यूनन पूर्वेण से तो नहीं होगा, किससे होगा, ये एकाधिक पूर्वेण से ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के एक न्यून तो अपन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 2 का एकाधिक लगाएंगे। ठीक है, 2 पे एकाधिक लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर मुझे 0 में क्या करना है, 6 का जो परम मित्र है उसको जोड़ना है, तो परम मित्र क्या है, 4, 0 में 4 जोड़ दिए, ये हो गए 4। यहाँ पर 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे एकाधिक लगाना पहला तो। ठीक है, अब मुझे 0 में से 3 माइनस करने है, मुझे 3 का परम मित्र क्या है, 7, 7 को 0 में जोड़ दिए, कितने हो गए, 7। अब यहाँ पर वही 0 में से 8 माइनस नहीं होंगे, तो मुझे एकाधिक लगाना है। अब 0 में से इस 8 का परम मित्र कितना होता है, केवल 2, 0 को 2 में जोड़ दिया, यहाँ गए 2। अब यहाँ पर 7 में से मुझे 4 माइनस करने, 7 में से 4 माइनस कर दिए, कितने बच गए, 3। तो इस तरह से हम घटाने की क्रिया कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि घटाने की जो क्रिया है वैदिक विधि में एकाधिक पूर्वेण इससे भी की जाती है और एक न्यूनन पूर्वेण इससे भी की जाती है। दोनों ही विधियों से करना अपन
अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम गुणा करने की जो वैदिक विधि जो है, निखिलम सूत्र से हम गुणा करने की जो पद्धति है उसको हम समझते हैं कि भाई वैदिक विधि से हमने जोड़ना देखिए सीख लिया और घटाना भी हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं कि भाई गुणा कैसे किया जाता है। तो इस गुणा को सीखने से पहले हमें पहले तो दो चीज देखिए हमारे दिमाग में आनी चाहिए। एक तो ये निखिलम जो अंक है ये क्या होता है, एक तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो निखिलम अंक का पता होना चाहिए, इसके साथ एक दूसरा जो आता है एक चरम अंक आता है। ठीक है, ये शब्दावली जो है वैदिक ये हमें आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम ये गुणा वाली जो प्रक्रिया इसको अपन बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। अब देखिए निखिलम अंक क्या होता है और चरम अंक क्या होता है। जैसे अपन एक संख्या लेते हैं, जैसे एक संख्या ले ली मैंने केवल 4, 2 और 6, 426। ठीक है, तो अब इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें निखिलम अंक कौन सा होता है। तो देखिए 426 जो है इसमें देखिए 4 जो है, 2 जो है और 6 जो है, तीनों अलग अलग जो है ये सारे कहलाता है निखिलम अंक। ठीक है, जब तक वो अलग अलग है इनको हम क्या कहते हैं, निखिलम अंक। और चरम अंक कौन सा होता है, चरम अंक तो बिल्कुल सीधा साधा है, जो इसके इकाई का अंक जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक जो है वो कहलाता है इसका चरम अंक, ये वाला। ठीक है, तो चरम अंक तो कौन सा हो जाएगा, केवल 6, ये तो है चरम अंक। और निखिलम अंक अगर कहें तो इसमें 4 भी निखिलम अंक है, 2 भी निखिलम अंक है और 6 जो है वो भी क्या है, निखिलम अंक है। ठीक है, बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन देखिए छोटी सी जानकारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन प्रश्नों में कई बार इतना सा ही प्रश्न आ सकता है कि एक संख्या दे दे, उसमें ये पूछ ले कि इसमें से चरम अंक कौन सा है। ठीक है, और फिर छोटी सी जानकारी के अभाव में फिर हमारा प्रश्न गलत हो जाए, तो ऐसा भी बिल्कुल देखिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अपना तो देखो एक ही टारगेट है कि इस बोर्ड पर वो सारी चीजें आनी चाहिए जो कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में आपके सामने पेपर में आ सकती है। यही हमारा टारगेट है, ताकि हमारा कुछ भी इसमें गलत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए आपसे हमेशा निवेदन यही रहता है कि आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी कई बार जो है हमारे नुकसान भी करवा सकती है, तो बिल्कुल मैं देखो हर एक छोटी चीज को भी बोर्ड पे लेने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो आप भी बहुत ध्यान से हर चीज को नोट करते जाइए। ठीक है, ये तो हो गया निखिलम अंक और दूसरा हो गया चरम अंक। ठीक है, अब जो अगली चीज जो अपने को इस गुणा में जो काम आएगी वो आएगी विचलन। जो शब्द जो काम में आएगा, इस विचलन का हमें बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा कि विचलन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए विचलन, अब यहां से नई चीज आ गई, विचलन क्या है। तो देखिए अपन किसी संख्या के द्वारा इसको समझना है विचलन क्या है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 12, बहुत छोटे से अपन शुरू कर रहे हैं इसको कि 12 जो संख्या है, अब इसमें विचलन का अर्थ है क्या। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो इसमें अपने पिछले देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक आधार अंक आया था। ठीक है, क्या होता है, एक आधार अंक जो है, यानी किस आधार पर हम विचलन ज्ञात करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए आधार क्या होता है, तो वैदिक गणित में जो आधार कैसे चलता है, आधार या तो 10 का आधार होता है या 100 का आधार होता है, यानी 10 का जो गुणांक है 1000, 10,000, ये जो सारे हैं ये वैदिक गणित में आधार कहलाते हैं। ठीक है, यानी 10 का आधार भी हो सकता है, 100 का आधार हम ले सकते हैं, 1000 का ले सकते हैं, 10,000 का आधार भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आधार का पता कैसे चलेगा हमें कि इसमें 10 का आधार है कि 100 का आधार है, तो वो देखिए संख्या देख के ही हमें मालूम पड़ जाएगा। जैसे हम इकाई दहाई जो समझते हैं उसी तरह, जैसे ये इकाई और दहाई है, तो दहाई का मतलब इसमें 10 का आधार रहेगा। अगर मान लो संख्या 3 अंकों की है, जैसे 375 लिखा हुआ है अगर, तो इसमें आधार क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब इसमें 100 का आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 4 अंकों की संख्या है, जैसे 4750 है, तो उसमें आधार कौन सा हो जाएगा, 1000 का। ठीक है, तो ये तो हो गई आधार की बात। अब हम समझते हैं विचलन क्या है। तो विचलन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है कि संख्या जो है, जो भी संख्या दी हुई है, ठीक है, और उसके आधार का जो अंतर है वो कहलाता है विचलन। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। देखिए छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको शायद गाइड में नहीं मिलेगी। गाइड में बिल्कुल सीधे से आपको जो गुणा के जो तरीके दे देंगे और आप उससे सीधे ही लिखेंगे वो आधार इतना है और उसका उपाधार इतना है और उसका विचलन इतना है। लेकिन सबसे पहले ये चीजें अपने क्लियर होनी जरूरी है, तभी अपन प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, विचलन का अर्थ क्या है, जो संख्या जो दी हुई है उसमें और उसका आधार का जो अंतर है वो कहलाता है विचलन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने संख्या लिखी है जैसे 12, तो 12 का विचलन क्या होगा, तो पहले तो ये देखो 12 का आधार क्या होगा, 12 जो संख्या है, ठीक है, तो इसके लिए पहले तो इसका आधार देखना पड़ेगा अपन को, इसका आधार क्या होगा। तो 12 का आधार तो क्या होगा, हमने देखा इकाई दहाई 2 ही अंक है, तो इसका कितना होगा आधार, 10 का ही आधार होगा। यानी विचलन जो होगा वो कितना होगा, 12 में से 10 माइनस कर दिए यानी 2। ठीक है, अब देखिए विचलन में आप एक चीज और नोट कर लीजिए कि हमारा जो विचलन जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कैसे हो सकते हैं, ये तो जैसे मैंने 12 का लिखा, 12 की जगह मान लो 8 होता तो
तो 8 तो वैसे एक अंक की ही संख्या है, लेकिन कम से कम इसमें गुणा में जो आधार है वो कम से कम अपन 10 का आधार लेके ही करते हैं, ठीक है। तो 8 अगर संख्या लिखी हुई है तो उसका देखिए संख्या तो क्या है 8, उसमें से अपन आधार को अगर घटाएं तो हमारा आंसर क्या आता है -2 आ जाता है, ठीक है। यानी विचलन जो होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूपों में आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। दोनों ही चीजें प्राप्त होगी, हमें क्या करना है संख्या को आधार में से घटाना है, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब चलिए बात आती है, जैसे मैंने 375 लिखे हैं, क्या लिखा है मैंने 375, तब 375 का विचलन कितना होगा अगर ये प्रश्न आ जाए तो अगर आप तो सीधा अगर यही मैं रटा हूं आपको कि नहीं संख्या में से बस आधार आप घटा दीजिए आपका विचलन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 375 में से का आधार तो क्या होगा इकाई दही सैकड़ा, यानी मुझे 100 घटाने, तो इसका विचलन कितना आ जाएगा 275, ठीक है। अब ये तो आपको आंसर का विकल्प में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर अभी समस्या आ जाएगी कि भाई सर ने तो ये बताया है कि विचलन का अर्थ क्या है संख्या में से आधार घटाना है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आधार को ही घटाएं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब गलत क्यों आता है, क्योंकि आधार देखिए वह 100 है। अब हम इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे संख्या जो है 100 से अगर अधिक है, 100 से अधिक का तात्पर्य क्या है, जैसे एक 100 से अधिक तक कितनी, जैसे 170 है, 175 है, 189 तक है, 199 भले ले लो, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये जब तक ये 200 से कम है तब तक तो ये 100 के आधार में अपन इसका विचलन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही संख्या 200 के पास में आ जाती है, ठीक है, 200 के पास आते ही हम इसको माइनस जो करेंगे वो 200 में से माइनस करना पड़ेगा हमें। जो आधार जो है वो इसका आधार हम क्या लेंगे 100 की जगह यहाँ 200 लेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, तो आधार तो देखिए यही है, उसके साथ में इसको बोलते हैं उप आधार। क्या बोला जाता है इसको, उप आधार बोला जाता है। अब उप आधार का मतलब ये है कि जैसे अगर ये संख्या मुझे जैसे 375 दिख रहा है, क्या है 375, तो 375 का विचलन कितना होगा तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो पहले तो मैं देखूंगा कि देखिए इकाई दही सैकड़ा, सैकड़ा मतलब ये 100 का आधार तो है ही है, ठीक है। लेकिन 100 के आधार में भी ये कितने 100 है वो मुझे देखना पड़ेगा, यानी 100, 200, 300 कितने हैं, 300 से ये अधिक है। हम जब आधार जो देखे 100 का मतलब वो सैकड़े में देख रहे हैं, कितने सैकड़े से अधिक है वो हम देखेंगे, तब जाके हमें विचलन इसका मालूम पड़ेगा। यानी हमें जो है इसका आधार अपन जो अगर 375 की बात करें तो उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा इसका आधार तो है 100, आधार तो कितना है इसका 100, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है। उसके साथ में मुझे इसका उप आधार भी देखना पड़ेगा, यानी उप आधार कितना है इसका, यानी 100 का जो है गुणांक कितने में है, 100, 200, 300, यानी उप आधार जो है वो है इसका 3, यानी 100 आधार है और 3 जो है वो इसका है उप आधार। तो अगर संख्या अगर केवल आधार से अगर उसका विचलन नहीं निकलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधार और उप आधार का गुणा करके फिर हम संख्या में से माइनस करेंगे, ठीक है। यानी देखिए वापस यहाँ पर दोहरा रहे हैं, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ कि बोर्ड भर गया है। देखिए विचलन का अर्थ क्या है, अगर सिंपल सी संख्या है अगर वो केवल आधार से ही कुछ अधिक या कम है तो हम क्या करेंगे संख्या को उस आधार में से माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर संख्या जो है वो आधार से बड़ी है तो वहां पर हम क्या करेंगे, जो आधार है साथ में उसका जो उप आधार है उन दोनों का गुणा करके फिर अपन माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें उसका विचलन प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों ही चीजें आपको नोट करनी चाहिए। तो 375 का अगर मैं विचलन कहूं तो कितना होगा, 100 का 3 से गुणा करें, 300 इसमें से मुझे कम करने हैं, मतलब इसका विचलन जो आएगा वो कितना आएगा 75, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए इस पर अच्छे से समझ लीजिए कि निखिलम अंक तो कौन सा है, सारे जो अंक है प्रत्येक जो अंक है वो सारे निखिलम अंक है। चरम अंक कौन सा होता है, जो इकाई का अंक है वो चरम अंक होता है, ठीक है। इसका जो विचलन जो है वो क्या होता है, आधार और जो संख्या जो है उसका अंतर जो है वो कहलाता है विचलन, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर उसके साथ में अगर उपाधार भी है तो अपन उसका गुणा करके फिर उसमें से विचलन ज्ञात करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और विचलन को अपन थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। जैसे एग्जांपल मेरे सामने लेके, जैसे संख्या लिखी हुई है, क्या है 13 लिखी हुई है, तो 13 का आधार क्या होगा, तो हम देख सकते हैं इकाई दही कितना होगा, इसका आधार तो होगा 10, ठीक है। उपाधार की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, तो इसका विचलन कितना होगा, हम संख्या में से आधार को माइनस कर देते हैं, इसका विचलन जो आ गया वो तो आ गया +3, ठीक है। अगर संख्या क्या हो 8 हो तो 8 में भी आधार तो क्या रहेगा भाई 10 का ही आधार रहेगा, क्योंकि ये 10 से थोड़ा सा कम है, तो अपन 10 को ही आधार मान के इसको
करेंगे, उपाधार की इसमें भी जरूरत नहीं है। तो इसका विचलन कितना होगा, संख्या में से अपन आधार को माइनस कर देते हैं, यानी 10 से कितने 2 कम है, यानी इसका विचलन जो हो जाएगा वो माइनस का 2। ठीक है, अब जो 23 जो है, तो 23 में आधार तो क्या लेंगे, वही 100 का आधार तो नहीं हो सकता, किसका होगा, 10 का ही आधार रहेगा। अब ये संख्या जो है वो 10 के बजाय क्या है, 20 से ज्यादा है, तो अपन इसमें उपाधार क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये करना है, 23 में से मैं माइनस क्या करूंगा, 10 को नहीं करके 10 को उपाधार से गुणा करूंगा, 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20, यानी 20 अपन इसमें से कम कर देंगे, तो इसका जो विचलन आ जाएगा वो क्या होगा, +3। ठीक है, तो ये चीजें अपन को समझने की जरूरत है। अब जैसे 78 है, अब 78 में अपन आधार क्या लेंगे, तो 78 में जैसे मैंने आधार तो ले लिया 10 का। ठीक है, तो अब मुझे इसका उपाधार कितना होगा, 10 7 70, 7 का लेना पड़ेगा, तब जाके 70 से मुझे मालूम पड़ेगा 70 से ये कितना अधिक है। तो मैं इसमें से 70 माइनस करके देखूंगा, यानी 70 से ये 8 अधिक है। ठीक है, अब इसमें चाहूं मैं देखिए 78 जो है वो 80 के करीब है। ठीक है, तो मैं इसमें उपाधार 8 भी ले सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसमें उपाधार क्या हूं, 7 की जगह अगर 8 लेता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 78 में से जो है आधार और उपाधार कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, तो मुझे विचलन जो मिलेगा वो माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, यानी ये कहीं बिल्कुल फिक्स नहीं है कि मुझे उपाधार उसका क्या लेना है या उसका आधार क्या लेना, आप कुछ भी ले लीजिए, उसके हिसाब से ही आपका विचलन निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, जैसे 92 है, तो 92 में क्या होगा, अगर मैं चाहूं तो आधार इसका 10 लो, तो उपाधार मुझे कितना लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। तो जब अपन ऐसे गुणा वाले जो प्रश्न जब करेंगे, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे पास उपाधार छोटे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब जितना छोटा होगा उतना ही हमारा प्रश्न जल्दी होगा। तो हम ये यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूं, अगर इसको 10 के गुणांक में अगर करना चाहूं, आधार अगर 10 लिखूं, तो उपाधार मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। इसके बजाय अगर मैं 92 देखिए 100 के करीब है, तो इसका आधार अगर मैं 100 मानूं, ठीक है, तो मुझे उपाधार मानना ही नहीं पड़ेगा, और इसका विचलन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 92 में से 100 माइनस, यानी 100 कितने कम है, -8, यानी 8 कम है 100 से, तो इसका विचलन जो हो जाएगा वो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें आधार और उपाधार ऐसे मानने हैं जिससे हमें विचलन कम से कम मिले। ठीक है, तो अगला जो है जैसे 105 है, तो इसमें तो बिल्कुल सीधा ही दिख रहा है कि आधार क्या हो जाएगा, इसका 100 हो जाएगा, और विचलन जो होगा वो कितना होगा, 100 से 5 ज्यादा है तो +5 हो जाएगा। अगर 123 है तो भी कोई समस्या नहीं है, वही आधार कितना होगा इसका 100, और 100 से कितना अधिक है, 23 अधिक है, तो 23 लिख देंगे हम। ठीक है, अब आगे बढ़े, जैसे 218 है, तो अब यहाँ पर हमें 100 आधार मानेंगे तो विचलन कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा, तो इतना अधिक नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार 100 मानेंगे, तो इसका उप आधार कितना मान लेंगे, 2, ताकि ये 100 के बजाय क्या हो गया, 200 हो गया। तो 200 से ये कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो इसका विचलन जो हो जाएगा वो +18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से लास्ट जो है, जैसे मैंने लिया 998, अब इसमें अगर अपन चाहे इकाई दही सैकड़ा है, तो ये 100 का आधार लेंगे, तो वही बात होगी कि मुझे उप आधार कितना मानना पड़ेगा, 9। तो इसकी बजाय मुझे ये दिख रहा है कि ये तो 1000 के बिल्कुल करीब है, तो मैं इसको 1000 आधार मान के इसको अगर विचलन निकालूंगा, तो मुझे विचलन जल्दी मिल जाएगा। कितना है, 1000 से केवल 2 ही कम है, तो इसका विचलन जो है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सारे विचलन की। अब अपन सीधे आगे बढ़ते हैं और अपन निखिलम सूत्र से गुणा कैसे करते हैं उसको अपन समझते हैं। तो एक हमारे सामने एक प्रश्न है, जैसे मुझे 14 और 12 का गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि निखिलम सूत्र जो है वो उसमें लगेगा जब हमारे दोनों संख्याओं के जो आधार है वो समान होने चाहिए। ठीक है, यानी अलग अलग आधार होंगे तो ये निखिलम सूत्र उसमें नहीं लगेगा, उसके लिए अपन दूसरा विधि हमें काम में लेनी पड़ेगी। लेकिन देखिए आपके 5वीं तक के जो कोर्स है उसमें केवल निखिलम सूत्र से ही गुणा दिया हुआ है, तो अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे, अनावश्यक दूसरा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो निखिलम सूत्र में क्या होना चाहिए, दोनों का आधार जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। यानी जहां दोनों संख्या देखिए 14 और 12 है, तो दोनों का आधार क्या होगा, सीधा सा दिख रहा है। हम यहाँ आधार पर हमने बहुत चर्चा की ली, दोनों क्या है, 10 का ही आधार है दोनों में। ठीक है, तो दोनों का आधार तो क्या है, 10। अब देखिए निखिलम सूत्र से हम गुणा करने के लिए हमें क्या करना है, इसका एक तरीका है प्रॉपर। देखिए पहले तो हमें क्या करना है, दोनों जो संख्या है उनको हमें ऐसे लिखना है, 14 और यहाँ लिख दिया मैंने 12। ठीक है, दोनों संख्या लिखनी, और उसके साथ में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इसका विचलन लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर हमें, यहाँ तो संख्या लिखनी है, देखिए एक तरफ तो हमको संख्या लिखनी है और साथ में यहां पर क्या लिखना है, इसका विचलन। ठीक है, तो पहला काम तो हमें ये करना है। तो संख्या तो मैंने लिख दी, देखिए कौन किस किस संख्या गुणा करना है, 14 और 12 का करना है, तो मैंने 14 लिख दिया और 12 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके विचलन लिखने हैं। तो देखिए विचलन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इसका आधार कितना है, 10, तो ये 10 से देखिए कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो इसका विचलन हो गया प्लस का 4। 12 है तो ये 10 से कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसका विचलन हो गया प्लस का 2। ठीक है, ये तो वहां हमारा एक काम। ठीक है, ये पहला काम कर दिया। अब हमें क्या करना है,
अब देखिए हमें याद तो देखिए अब इसके दो भाग यहाँ पर करने हैं। कितने भाग करने हैं हमें यहाँ पर? दो भाग करने हैं। अब पहले भाग में हमें क्या लिखना है? हमें या तो हम इस 14 और 2 इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, और या हमें 12 और 4 को प्लस करना है, ठीक है। दोनों में से आप कोई किसी को भी करो, आपके समान ही आंसर आएंगे। देखिए अगर मैं 14 और 2 को अगर प्लस करूं तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह अगर 12 प्लस 4 लिखूं तब भी मेरा आंसर क्या आएगा? आगे 16 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। अब दूसरे भाग में हमें क्या करना है? दोनों जो विचलन है, दोनों विचलन का हमें गुणा करना है। प्लस 4 का और प्लस 2 का हमें गुणा करना है। बस इतना सा काम करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ तो हम प्लस कर देते, 14 और 2 कितने हो गए? 16। और यहाँ पर मैंने 4 और 2 का गुणा कर दिया, 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो हमारा जो आंसर है इस लाइन को आप हटा दीजिए, 168 जो है वो हमारा आंसर आ गया। यानी वैदिक विधि से जो गुणा जो प्रक्रिया जो करते हैं वो सामान्य प्रक्रिया से बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही जल्दी इसके आंसर आते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है, जैसे मुझे 15 और 13 का गुणा करना है, ठीक है, तो वहां पर मुझे संख्या तो ऐसे लिखनी है जैसे पिछले प्रश्न में लिखी थी हमने। क्या करना है? दोनों संख्याओं को ऐसे नीचे लिखना है, ठीक है। 15 और 13 मैंने लिख दिया। अब साथ में मुझे क्या करना है? इसका विचलन लिखना है। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा इसका आधार क्या है। तो आधार तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल ही दिख रहा है, इकाई दाई दोनों में दाही अंक यानी 10 का ही आधार है। तो अपन आधार तो क्या मान लिया मैंने? 10 मान लिया। तो 15 का तो विचलन कितना हो जाएगा? 10 से कितने ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 13 के लिए आधार क्या विचलन कितना हो जाएगा? 10 से 3 ज्यादा है। तो ये दोनों के मैंने विचलन लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है? मुझे इसके दो भाग करने। अब मैं चाहूँ तो 15 में 3 जोड़ दूं, कितने हो जाएंगे? 15 और 3 18। और अगर मैं चाहूँ 13 में 5 जोड़ो तो भी कितने होंगे? 18, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिए 15 प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है मुझे? प्लस 5 का और प्लस 3 दोनों का गुणा करना है। ये तो कितने हो गए? 15 और 3 18 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 5 दिया, कितने हो गए? 15। अब देखिए दिखने में तो आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, लेकिन देखिए कहीं भी मैंने अनावश्यक आपका समय खर्च नहीं किया। इसमें देखिए कोई नई चीज थी, इसीलिए अपन इस प्रश्न को लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे ये जो पीछे जो आंसर है वहां पर हमें 15 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप जल्दबाजी में लिखे तो कहीं ऐसे, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था वैसे आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये गलत क्यों होगा? क्योंकि देखिए तरीका तो अपन ने वही अपनाया है जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। बिल्कुल यहाँ 18 लिखे हैं, दोनों का गुणा किया 15, तो आंसर सही होना चाहिए। लेकिन गलत क्यों होता है? क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि हमने आधार क्या लिया है, ठीक है। हमने आधार किसका लिया? 10 का ही आधार लिया है। तो यहाँ जो आंसर जो आएगा ना वो 10 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे हमने सामान्य प्रश्न अपन क्या करते हैं, जब भी 10 से ज्यादा तो अपन को हासिल चढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये जो प्रश्न है इसमें 15 की बजाय एक जो है, इस एक को यहाँ पर हमें इधर स्थानांतरित करना पड़ेगा, इसके साथ में इधर जोड़ना पड़ेगा। वही बिल्कुल काम है, जैसे 2 अंक हो रहे हैं तो ये आगे वाला जो है वो हासिल के रूप में आगे चला जाएगा। यानी हमारा आंसर जो होगा ये ना होकर क्या होगा? देखिए 18 में ये एक जुड़ जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे? इधर तो 19 और यहाँ क्या बचा? केवल 5। यानी हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 195, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर इस आधार 10 की जगह अगर ये 100 होता, मान लीजिए आधार कितना होता है यहाँ पर 100, तब तो यहाँ 15 जो अगर आंसर आते तो वो चलता, हम 18 15 सीधे लिख देते। और अगर यहाँ आंसर अगर 100 से ज्यादा आता, मान लो यहाँ पर 115 आते, तो हम यहाँ पर एक का स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन को इसमें समझनी जरूरी है कि हमारे जितना आधार लिया है उससे यहाँ पर आंसर अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी आगे अंक आते हैं उनको अपन को इधर स्थानांतरित करके इधर आपको जोड़ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें हम ये कर रहे हैं कि देखिए दिखने में तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य मुझे केवल सिंपल सा 8 और 9 का गुणा करना नहीं है। देखिए आपने पहले भी अभी चर्चा की है कि विचलन जो है वो प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। तो अपन माइनस में अगर विचलन आए तो उसका गुणा अपन कैसे करते हैं उसको भी अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 संख्या है, कौन से? एक 8 और एक क्या है? 9, ठीक। तो पहले तो मैं इनका विचलन लिख देता हूँ। विचलन कैसे आएगा? मुझे आधार देखना पड़ेगा। आधार तो क्या होगा? अभी अपने देखा ही है, एक अंक वाली संख्या है तब भी उसका आधार अपन क्या लिखेंगे? 10 का ही आधार मान के अपन इसको करेंगे। तो ये आधार देखिए 10 से कितना कम है? 2 कम है, तो इसका विचलन जो होगा माइनस में 2 हो जाएगा। 9 जो है वो कितना कम है? 1 कम है, तो ये भी आ गया माइनस। यानी कहने का तात्पर्य विचलन जो है हमारे प्लस माइनस दोनों ही आ सकते हैं। तो प्लस वाले तो अपन ने देख लिया अभी कि भी कैसे होगा उसका। देखिए अंक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। तो 2 अंक आए तो अपन को स्थानांतरित करना वो अपन ने सीखा। चलिए अब इसको भी थोड़ा अपन देख लेते हैं कैसे करना है। अब देखिए पहले भाग तो इसमें वही 2 भाग तो करना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमारा जो तरीका है वो बदल जाएगा। क्या बदलेगा? उसमें तो हमने देखिए क्या किया था, इसको हमने जोड़ा था।
अब यहाँ पर जब माइनस है तो हम माइनस कर देंगे और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या करना है हमें यहाँ पर 8 में से 1 को माइनस कर दो, ठीक है, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। और हम चाहें तो 9 में से 2 को माइनस कर दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। यानी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, विचलन चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। तो अब इधर क्या करना है, -2 का और -1 का गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखिए 8 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, कितने हो गए 7। यहाँ पर माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, प्लस हो गए, 2 एकम 2 हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो देखिए एक ही अंक आ रहा है, तो पहला अंक 7 और दूसरा अंक हो गए 2, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आएगी, जब हमारे पास ऐसा हो कि एक तो विचलन प्लस का हो और एक विचलन अगर माइनस का हो, तब जाके थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो अगले एग्जांपल को उसी को मतलब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस से पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि अपन जब जीरो का तो अपने देखा ही नहीं, तो अपन ये भी देख लेंगे अगर विचलन मान लो अगर जीरो भी आ जाए तो उसका हम गुणा कैसे करेंगे। तो संख्या देखिए मेरे सामने एक तो है जैसे 13 और एक मुझे गुणा करना है इसका 10 के साथ, ठीक है। तो पहले तो मुझे क्या करना है, वही आधार तो कितना है 10 का ही आधार है। तो यहाँ पर तो देखिए इसका विचलन कितना आएगा, 13 का तो 3 ज्यादा है तो 3 हो गए। अब 10 आधार है और संख्या भी 10 है, तो इसका विचलन कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो एक 0 वाला भी अपन देख लेते हैं करके, क्या उसमें कुछ समस्या आएगी या सिंपल ही रहेगा। तो वही तरीका तो वो का वो है, या तो 13 में 0 प्लस कर दो या 10 में 3 प्लस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं 13 में 0 को प्लस कर दिया, ठीक है। और इधर क्या करना है, मुझे 3 और 0 का गुणा करना है, ठीक है। तो 13 का 0 से 13 में 0 प्लस कर दिया, कितने हो गए 13, 3 का 0 से गुणा कर दिया 0, तो आंसर आ गया 130। यानी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन वो लेते हैं जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो उसको अपन कैसे कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे सामने, अगर मुझे 12 और 9 का गुणा करना है, ठीक है, कौन सी विधि से, निखिलम सूत्र के द्वारा अगर गुणा करना है, तो पहले तो क्या करना, वही मैं आधार मान लेता हूं। आधार तो देखिए सारे प्रश्नों में 10 का ही आधार है, तो ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए 12 है तो विचलन कितना हो गया, 10 से 2 ज्यादा है, मैंने प्लस के 2 आ गए। और ये 9 है, मतलब 10 से कितना 1 कम है, ये माइनस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत यहाँ आ रही है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अब इस प्रश्न को अपन क्या करें, क्या इसमें से यहाँ अगर देखिए मैं अगर इस संख्या को अगर लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 11 आएगा। और अगर मैं चाहूं तो 9 प्लस 2 भी कर सकता हूं, देखिए 9 प्लस 2 भी करोगे तो भी आपके 11 आएगा। यानी यहाँ तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यानी आगे चाहे बोलिए प्लस में हो, एक माइनस में हो, चाहे दोनों माइनस में हो, चाहे दोनों प्लस में हो, तो आगे वाले भाग में तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। चाहे बोले आप 12 में से 1 लिख दो तब भी चलेगा, अगर आप 9 प्लस 2 लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है। अब पीछे समस्या आएगी, देखिए यहाँ तक तो समस्या नहीं आ रही है कि +2 का और -1 का गुणा करना है, तो वहां गुणा करने में तो हमको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए पहले अपन काम कर लेते, 12 में से 1 माइनस कर दिया, कितने हो गए 11, यहाँ गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी माइनस के 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। अब देखिए दिक्कत ये आएगी कि अब हमें इसका आंसर कैसे लाना है, कि अगर मैं 11 में से अगर 2 माइनस करूं तो मेरा आंसर 9 आ जाएगा। अब 9 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इतना अपन को पता है कि भाई 12 का 9 से गुणा करना है, तो इसका आंसर 9 तो नहीं आ सकता। तो अब ये आंसर कैसे आएगा, तो इसके लिए देखिए अगर यहाँ पर देखिए 2 अंक होता तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से इसका पक्षांतर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा आंसर इधर वाला भाग जो है वो हमारा अगर माइनस में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक इधर उधार देना है, ठीक है। अब देखिए उधार वाली प्रक्रिया तो वही चलेगी जैसे अपन माइनस में लेते हैं, तो यहाँ से एक जो उधार जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक आधार के बराबर मिलेगा। जितना अपन ने आधार लिया है वो हमें यहाँ से उधार मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक उधार, यहाँ कितने बच गए 10, यहाँ पे मैंने एक आधार लिया, कितना लिया 10, तो 10 में से मुझे यहाँ पर 2 माइनस करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए 10 कौन से लिखे, मैंने ये वाले 10 नहीं लिखे, आप दिमाग में रखना, ये कौन से लिए, यहाँ से हमने जो एक उधार लिया है, तो एक आधार का मतलब हमको एक आधार यहाँ से उधार मिला ही नहीं, हमको 10 उधार मिले हैं। 10 में से मैं -2 करूंगा तब जाके मेरा आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 माइनस कर दिए, कितने बच गए 8, यानी जो आंसर आ गया मेरा 108। अब मेरा आंसर बिल्कुल
सही है। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो अगर एक प्लस में और एक माइनस में हो तो इसको भी अपन आसानी से गुणा कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अपन को उधार वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो ऐसे एक और प्रश्न को अपन देख लेते हैं ताकि अपना जो ज्ञान जो थोड़ा और ज्यादा स्थायी हो जाए। ठीक है, तो मुझे अगर 8 और 16 का अगर गुणा करना है, ठीक है, तो एक संख्या कौन सी है 8 और दूसरी कौन सी है 16, इन दोनों का मुझे गुणा करना है। तो पहले तो वही काम आधार, आधार तो कितना होगा भाई 10 का ही आधार है दोनों में। तो ये तो देखिए 10 से कितने कम है 2, तो इसका विचलन हो गया -2। ये 10 से कितने अधिक है 6 अधिक है, तो इसका हो गया +6। ठीक है, अब इसको करने का तरीका तो बिल्कुल वही रहेगा जैसा आपने पिछले प्रश्न में किया था। क्या करना है हमें 2 भाग करने हैं। अब पहला काम या तो मैं 8 में 6 जोड़ दूं, कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, या मैं 16 में से 2 माइनस कर दूं तब भी कितने हो जाएंगे 14। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 8 + 6। ठीक है, आगे बढ़े। अब इधर क्या करना है मुझे -2 और 6 का गुणा करना है। तो ये तो कितने हो गए 14 हो गए, और ये हो गए -12। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है कि पिछले में तो मैंने जब माइनस प्लस किया था एक ही अंक हमारे सामने आया था, तो हमने 10 में सीधा माइनस कर दिया। अब हो सकता है कि यहाँ पर 2 अंक भी आ जाए, क्योंकि अपन जब गुणा करेंगे विचलन का तो संख्या 10 से बड़ी भी तो आ सकती है, तब हम क्या करें फिर समस्या आएगी। तो इसके लिए अपन इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको ये कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको आगे कैसे करना है, तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है माइनस के 12 प्राप्त हो रहे हैं। अब माइनस के 12 है, अब यहाँ से अगर मैं एक यहाँ से अगर आधार उधार लेता हूँ तो कितने आएंगे 10 आएंगे। अब 10 में से 12 तो माइनस हो नहीं सकते, फिर दिक्कत वो क्यों आएगी, वापस माइनस के 2 बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से एक आधार ही उधार ले सकते हैं। ठीक है, हमें उतने आधार ले सकते हैं जितने हमको यहाँ पर आवश्यकता हो। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 10 से तो मेरा यहाँ काम नहीं चलेगा, मतलब मुझे 2 आधार की जरूरत पड़ेगी ताकि मुझे 20 मिल जाए। तो अपन यहाँ से 2 कम कर देंगे, तो यहाँ कितने रह जाएंगे 12, और यहाँ से मैंने 2 आधार ले लिए यानी 20 हो गए। ठीक है, 20 में से मैं 12 माइनस कर दूंगा, तो अब पीछे जो रह जाएंगे वो मुझे धनात्मक रह जाएंगे यानी 8 रह जाएंगे। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 128। ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से एक तो हमने ये देखा था कि एकाधिक पूर्वांक के द्वारा हम किस तरह से संख्याओं को घटा सकते हैं, और साथ ही महत्वपूर्ण जो बिंदु जो था वैदिक गणित का वो कक्षा 5 में जो दिया हुआ था कि निखिलम सूत्र से हम गुणा की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, तो वो हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी इसमें हो सकता है कि भाई नई चीज जो है तो इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आ सकती है। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको कौन सी चीज ऐसे जो आप थोड़ा सा मिस हो गए हैं, या उससे आप अनभिज्ञ हो गए, या थोड़ा सा उसमें समझने में कंफ्यूजन हो रहा है। तो अपन कोई नहीं, अगले वीडियो में इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर निखिलम सूत्र से हम गुणा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और तो आप अपनी गाइड में जितने भी ऐसे प्रश्न दिए हुए हो तो आप उनको भी अच्छे से हल कीजिए, उसमें भी आपको कहीं समस्या आ रही हो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए, देखिए आपकी गाइड जो है मैंने अक्सर देखी है, चाहे आप कोई भी गाइड उठा के देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो सारे गाइडों में जो प्रश्न जो देते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के भी साथ में देते हैं। यानी देखिए जितना अपना सिलेबस है, और इस बार तो देखिए बिल्कुल कहा स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो सिलेबस में जो चीज लिखी हुई है उस सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो हम अनावश्यक रूप से फालतू के जो आपके जो गाइड में जो दिए हुए हैं आप उनको टच ही नहीं करें। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए जो कोर्स में वैदिक गणित का मैं आपको कह दूं कि बस इतना ही है, एकाधिकन वाला आपके कोर्स में है, एक न्यूनियन वाला आपके कोर्स में है, एकाधिकन पूर्वन आपके कोर्स में है, एक न्यूनियन पूर्वन कोर्स में है, और उसके साथ में केवल निखिलम सूत्र के द्वारा गुणा करना, इतना ही हमारे वैदिक गणित है। उसके आगे देखिए न तो कक्षा 6 से लगाकर 10 तक कहीं भी वैदिक गणित आपके किताब में नहीं दी हुई है, और आरबीसी की बुक में या सीबीएसई की बुक में, तो हम अनावश्यक रूप से क्यों पढ़े। हो सकता है ये गाइड वाले तो है जो वो अपने आप को अच्छा बताने के लिए बहुत सारी चीजें देंगे, उसमें आगे घनमूल और वर्गमूल वो भी मैंने देखे बहुत सारी गाइडों में दिए हुए, तो आप कहीं भी उनको टच ही नहीं करें। बस आप इतना ही अगर करेंगे तो सफिशिएंट रूप से मैं कह सकता हूँ कि वैदिक गणित से अगर कुछ भी प्रश्न अगर आता है तो आप इन 2 वीडियो के अलावा आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अपन अभ्यास प्रश्न जब करेंगे तो उसमें मैं अच्छे अच्छे प्रश्न जरूर लूंगा ताकि अपना अभ्यास है वो और भी बेहतर हो जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और अपना अभ्यास इसी तरह जारी रखिए। और अगर एक बार पुनः निवेदन कर दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपको इस पर कहीं भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, और एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा अपने अभ्यास के लिए। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथी से शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और नए अभ्यास प्रश्नों को लेकर। तब तक अपना अभ्यास बनाए रखिए। धन्यवाद।